Hello class 10 student. Today we will start chapter number 3 in economics and the chapter name is money and credit. आज हमें मनी यानी पैसे और क्रेडिट यानी लोन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में रीड करना है, किस टाइप में होता है, कैसे इसका प्रचलन हुआ। देखिए, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? लेन देन। यानी मनी का यूज हम किस पर्पज से करते हैं? अक्सर लेन देन के उद्देश्य से, यानी जो सौदे हम करते हैं उसके पर्पज से करते हैं। द यूज ऑफ मनी स्पैम ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। मनी का यूज हम अपनी हर रोज़ की जो एवरीडे की लाइफ है उसमें डेली आप देखते हैं कि कितना करते हैं। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखें, एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सर्वल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। और हम एक दिन में ही अगर देखें तो हम कितनी बार ट्रांजेक्शन यानी जो मनी है उसका लेन देन कितनी बार हम करते हैं सिंगल डे में। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं? इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बोट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। अक्सर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम देखते हैं कि उसमें हम कुछ गुड्स को परचेज करते हैं और बेचते हैं। इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। दूसरा, उसके अंदर सर्विसेज भी हो सकती हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट ए प्रोमिस टू पे मनी लेटर। और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं, लेन देन ऐसे होते हैं कि हम उसी समय पर उसको पेमेंट ना करके फ्यूचर के अंदर प्रोमिस करते हैं कि हम आपका पेमेंट बाद में कर देंगे। हाउ यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, हैरानी हुई है कि मनी में ही हम अपने ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को, खरीदारी को, सब चीज़ों को क्यों करते हैं? द रीजन इज सिंपल। A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. इसका रीज़न सिंपल सा है कि व्यक्ति, एक पर्सन जो है, मनी को अपने पास आसानी से कैरी कर सकता है। उसे चाहे कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी चीज़ें लेनी है, बेचनी है या खरीदनी है। Thus, everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for thing that they want. इस प्रकार जो कोई भी जो पेमेंट ट्रेड करने वाला है मनी के रूप में ही उसका लेना पसंद करता है पेमेंट को, और इसी तरह से गुड्स का या किसी भी चीज़ों का एक्सचेंज जब हम करते हैं तो मनी का यूज करते हैं। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चर। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक जूते बनाने वाला होता है। सी वॉन्ट टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाई वीट। वो अपने जूते को बेच करके मार्केट में और गेहूं खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर्स विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। पहला तो तरीका यही है कि मार्केट में अपने शूज़ को बेचे, पैसा ले और उस पैसे से मार्केट में जाए और वीट को परचेज कर ले। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब क्या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि शू मैन्युफैक्चर जो करता है वो डायरेक्टली ऐसे आदमी के साथ वीट का एक्सचेंज करे जिसको कि शूज़ की ज़रूरत है और उसे किस चीज़ की है? वीट की है, जिसमें मनी का कोई भी यूज ना हो। ही वुड हैव टू लुक ए वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट टू सेल वीट। अब उसे एक ऐसे किसान को ढूंढना है जो ना सिर्फ अपना गेहूं बेचना चाहता है बट आल्सो वांट टू बाय द शूज इन एक्सचेंज, बल्कि बदले में उससे जो है जूते भी खरीदना चाहता है। दिस इज बोथ पार्टी हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी। और इसके अंदर दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों जो पक्ष हैं, वो सहमत हो जाते हैं एक दूसरे की कमोडिटी को खरीदने और बेचने के लिए। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसे ही हम आवश्यकताओं का, वांट मतलब आवश्यकताएं, डबल मतलब दोहरा, इसी को हम आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं कि एक को जो चीज़ बेचनी है दूसरे को सेम चीज़ खरीदनी है। व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इट्स एग्जैक्टली व्हाट द अदर विश टू बाय। एक आदमी को जो बेचना है एग्जैक्टली दूसरे को वही खरीदना है। इन ए बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, जहाँ पर गुड्स को सीधे एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, जिसमें पैसे का कोई यूज नहीं होता। तो बार्टर सिस्टम यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है जिसमें कमोडिटी का, गुड्स का आपस में एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसके अंदर जो सबसे एसेंशियल फीचर है दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी आप जो बेचना चाहते हैं सामने वाला वही खरीदना चाहे।
तो आपको ऐसे आदमी को ढूंढना होगा कि जो आपकी कमोडिटी को ले, बदले में आप जो चीज़ लेना चाहते हैं उस आदमी को, जैसे कि हमने शू मैन्युफैक्चर के केस में देखा, उसे ढूंढना होगा। In contrast, in an economy where money is in use, money be providing the crucial intermediate step eliminate the need of a double coincidence of want। आजकल की अगर हम इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जब मनी आ चुका है तो जो भी एलिमिनेट यानी कि डबल कोइंसिडेंस वाली बात है उसका सब बीच से जो है हट चुका है। अब मनी जो है इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थता के रूप में काम करता है। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy the shoe and the same time sell him wheat। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि एक शूज़ बेचने वाले को ऐसे आदमी को ढूंढना पड़े जो कि उसके शूज़ खरीदे और बदले में उसको गेहूं दे। ऐसी अब कोई नीड नहीं है जब मनी आ चुका है। All has to do to is find a buyer for his shoes। अब उसे सिर्फ अपने शूज़ के लिए खरीदार ढूंढना है। Once he has exchanged his shoes for money, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। जब शूज़ को बेचकर उसके पास पैसे आ जाएं तो उसके बाद वो मार्केट में जाकर चाहे वो वीट ले या कोई और भी प्रोडक्ट जो भी वो कमोडिटी लेना चाहे ले सकता है। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मनी है वो मध्यस्थ यानी बिचौलिए का काम करता है, जिसे कि हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का माध्यम भी कहते हैं। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, अब आजकल के ज़माने में मनी आप किसे कहेंगे, इसका कब से जो है देख रहे हैं कि मनी को कब से यूज किया जाने लगा। आप साइड में देख भी रहे हैं कि कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें गुप्ता कॉइन, तुगलक कॉइन, अकबर के टाइम के कॉइन हैं, और अब मॉडर्न यानी कि जो आजकल चले हुए हैं वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। We have seen that money is something that can act as medium of exchange in transaction। ये तो अभी हमने देखा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय का माध्यम है, एक मध्यस्थ का काम करता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज एज ए मनी। जब तक कॉइन नहीं था तो बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ चीज़ें थी जिसका कि यूज मनी के रूप में किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एज इंडियन यूज ग्रेन एंड कैटल एज मनी। बहुत पहले के जब भारत के अंदर मनी की जो है प्रचलन में नहीं था, यूज नहीं किया जाता, तो ग्रेन यानी अनाज को और पशुओं को मनी के रूप में देखा जाता। देयर फोर कम द यूज ऑफ मेटलिक कॉइन। उसके बाद जो मेटलिक यानी धातु के सिक्के हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, ए फेज विच कंटिन्यू वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, जिसका चलन जो है पिछली शताब्दियों तक भी रहा है। नाउ फर्स्ट है करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इंक्लूड करेंसी पेपर, नोट एंड कॉइन। जो मॉडर्न फॉर्म है करेंसी की उसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे, पेपर, नोट और कॉइन। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, copper। पहले वाली करेंसीज की तरह ये कोई ऐसे बहुमूल्य धातुओं से नहीं बनी है जैसे कि सोना, चांदी या कॉपर हो गया। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, या फिर ग्रेन और कैटल हो गया, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। जो मॉडर्न करेंसी जिस पेपर के ऊपर या कॉइन के ऊपर बनी होती है उसका अपने आप में कोई मूल्य, अपने आप में कोई यूज नहीं होता है। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर हम क्यों माने, सभी उसको स्वीकार क्यों करें कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि इस करेंसी को ऑथराइज यानी मान्यता दी है भारत की सरकार ने। इन इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से करेंसी को जारी करे। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। भारत के अंदर किसी भी इंडिविजुअल या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है उसको करेंसी इशू या जारी करने का राइट नहीं है। मोरओवर द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलमेंट ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो अब जब हमने देख लिया है कि जो करेंसी है वो भारत सरकार क्या करती है, उसको ऑथराइज करती है
कोई भी जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है, यानी कि रुपए किसी भी सौदे के अंदर, ट्रेड के अंदर जो लेन देन है रुपए के अंदर, वो भारत के अंदर है, तो वो मना नहीं कर सकता कि मैं जो आपसे डॉलर में डिमांड करूं, पाउंड में डिमांड करूं। नहीं, आप रुपए में अपने सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपी। रुपये के अंदर कोई भी सिंगल जो आपसे मना नहीं कर सकता उसे लेने के लिए किसी भी पेमेंट के रूप में। हैंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इस प्रकार हमने देखा है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय का जो माध्यम है उसके रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट, डिपॉजिट विद बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी एज ए डिपॉजिट विद बैंक। दूसरा हमने देखा कि लोग जो अपनी डिपॉजिट यानी जमा कराते हैं बैंक के अंदर पैसे को, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड। भाई किसी भी समय पर लोगों को कुछ पैसे की जरूरत होती है अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए। फॉर इंस्टेंस, वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जैसे कि कोई वर्कर अपनी सैलरी लेता है तो उसके पास मंथ के एंड की बजाय मंथ के स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा कैश होता है, तो क्या करता हो उस एक्स्ट्रा का, दे डिपॉजिट इट विद बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। एक्स्ट्रा पैसे को, मनी को, वो बैंक के अंदर अपने नाम से अकाउंट ओपन करता है और उसके अंदर जमा करवा देता है। बैंक एक्सेप्ट दिस डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अब बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है कि उसके पास जो भी डिपॉजिट कराने आता है उसको जो है, एक तो डिपॉजिट उसका जमा रखता है और दूसरा जो है उसको कुछ इंटरेस्ट भी देता है यानी ब्याज भी देता है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक। एक तो यहाँ पर लोगों का पैसा सेफ है और दूसरा रिटर्न एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर दूसरा ये हो गया कि कुछ पैसा उसे इंटरेस्ट के रूप में मिल भी रहा है। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और दूसरा प्रोविजन ये भी है कि लोगों को जब भी जरूरत हो अपना पैसा निकलवा सकते हैं। Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposit are called demand deposit। जब भी लोग अपने अकाउंट से अपनी ज़रूरत के या डिमांड के हिसाब से पैसा निकलवाते हैं तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। एक दूसरी फैसिलिटी भी डिमांड डिपॉजिट हमें देता है, प्रोवाइड कराता है। वो क्या फैसिलिटी देता है? इन दिस इट इज दिस फैसिलिटी विच लैंड इट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। ये दूसरी फैसिलिटी क्या देता है कि इसमें मुद्रा का एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, जरूरी जो है लक्षण या इम्पोर्टेंट फीचर इसको देता है। यू वुड हियर ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक। आपने सुना होगा कि जो पेमेंट होती है वो हम चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बजाय कि कैश के। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, जब हम चेक से पेमेंट करते हैं, द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक, जो पेयर यानी कि जो देने वाला होता है, जिसके नाम पर अकाउंट होता है बैंक में, मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, तो किसी स्पेसिफिक अमाउंट का वो चेक काट देता है। अब देखिए चेक क्या होता है। ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक जो होता है एक ऐसा कागज ही होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के यानी किसी पर्सन के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक कोई खास पेमेंट या रकम देने का आदेश देता है, भुगतान करने का आदेश देता है। आप नीचे देख सकते हैं जैसे एक चेक का एक पिक्चर भी डाला गया है कि पे किसको किया है, रुपए कितने हैं, और नीचे उसको पे करने वाले के साइन भी होते हैं जिसका भी अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखिए, Thus we see that demand deposit share the essential feature of money। तो दूसरा हमारा फीचर मिल गया कि डिमांड डिपॉजिट है इसका एसेंशियल फीचर। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ मनी। और दूसरी फैसिलिटी हमें क्या मिलती है? हम कैश का यूज किए बगैर भी अपनी सेटलमेंट्स कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन ऑफ पेमेंट अलोंग विद करेंसी, तो करेंसी के अलावा डिमांड डिपॉजिट को भी जो है मनी के रूप में स्वीकार किया जाता है। दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, और अभी मॉडर्न इकोनॉमी में इसको भी मनी ही समझा जाता है।
यू मस्ट रिमेंबर द रोल ऑफ द बैंक प्ले हियर। अब आपको यहाँ पर जो बैंक का रोल है वो भी याद दिला दें। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट और नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। जो भी ये डिपॉजिट आते हैं उसके लिए बैंक को तो ना तो कोई डिमांड डिपॉजिट यानी और ना ही कोई पेमेंट, कुछ भी भुगतान तो किया ही नहीं जाता। फिर बैंक जो अपनी इनकम है वो कैसे निकालता है? तो बैंक की इनकम क्या है, वो क्यों देता है कि जो जमा कराने आता है उसको इंटरेस्ट भी देता है, उसका पैसा भी सेफ रखता है, उसको फैसिलिटी भी देता है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक टू वर्किंग इन द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो दोनों ही चीज़ें हैं, करेंसी और डिपॉजिट, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी जो वर्किंग यानी कार्य प्रणाली सिस्टम है वो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। तभी हमें पता चलेगा कि बैंक की इनकम कहाँ से आती है, बैंक किस पर्पज़ से ओपन किए जाते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होता है। Let us take the story of bank further. What do you the bank do with the deposit? अब आप सोच रहे होंगे कि जो पैसा पब्लिक जमा करवाती है बैंक उसका क्या करता है। There is an interesting mechanism at work here. Bank keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. जितने भी लोग पैसा जमा करवाने आते हैं बैंक उसमें से एक छोटा सा प्रोपोर्शन यानी हिस्सा रखता है जितना भी उसके पास कैश होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। अभी आजकल जो इंडिया के अंदर ये चल रहा है कि सिर्फ 15% जो है कैश का बैंक अपने पास रखेगा। This is kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on any given day। और वो किस लिए रखता है कि कोई भी जो डिपॉजिटर यानी उसके पास जितने भी जमा करता है उनमें से कोई अगर अपना पैसा निकलवाने आए किसी भी पर्टिकुलर दिन तो उसको दे सके। Since on any particular day only some of its money depositor come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash। और जबकि उसे पता है कि जितने भी डिपॉजिटर हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही की ऐसे होते हैं जो पैसा निकलवाने आते हैं किसी एक पर्टिकुलर डे में, तो इसलिए वो मैनेज कर लेता है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अब जो बाकी का पैसा बचा बैंक उसका यूज करता है लोन देने में। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जो भी जो आगे की एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए ये लोन देता है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इज फॉलोइंग सेक्शन। बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। अब बैंक जो है सिर्फ डिपॉजिट को लेता ही नहीं है बल्कि लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड। तो अब बैंक भी एक मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है जिनके पास सरप्लस यानी जो अपना पैसा जमा कराते हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, और जिनको इनकी ज़रूरत होती है यानी जो बोरोवर होते हैं जो लेने वाले। बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। अब बैंक जिसे लोन देगा उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा बजाय कि जो उसके पास डिपॉजिट कराने आता है उसके कंपैरिजन में। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर, जो वो बोरोवर से लेता है, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, और जो डिपॉजिटर को देता है, इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो ये बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। बैंक यहीं से अपने खर्चे निकालता है, पैसे निकालता है। द नेक्स्ट है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट यानी कि लोन की जो सिचुएशंस हैं, दो अलग अलग सिचुएशन हमने देखनी है। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व्स क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें होती, लेन देन होते हैं, वो किसी न किसी रूप में लोन के रूप में भी होते हैं। क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। देखिए जो क्रेडिट होता है वो क्या कहता है कि जो लेंडर यानी साहूकार से किसी ने पैसा लिया, चाहे वो कमोडिटी है, तो उसको फ्यूचर में उसको पेमेंट किया जाता है, उसी समय नहीं किया जाता। उसी समय कर दिया तो लोन थोड़ी होगा। तो क्या कहता है कि फ्यूचर के अंदर जो प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम आपका पेमेंट कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कहते हैं या लोन कहते हैं। दो एग्जाम्पल हमें दिखा रहा है, उसे हमें देखेंगे कि लोन लेना अच्छा है या फिर कंडीशन बुरी होती है। देखिए फर्स्ट है फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन में एक कोई भी शू बनाने वाला होता है जिसको कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। सलीम नाम का आदमी है जिसे 3000 पेयर ऑफ शूज़ 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है, वो भी एक महीने में। तो अपने शूज़ को प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए
एक्स्ट्रा वर्कर रखता है ताकि स्टिचिंग और पेस्टिंग का काम कर सके। ही हैज़ द परचेज द रॉ मटेरियल टू मीट दीज एक्सपेंसेस स्लीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। अब अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उसे रॉ मटेरियल चाहिए है, उसके लिए 2 जगह से वो लोन ले सकता है। कैसे? 2 सोर्स है उसके पास। फर्स्ट, आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। एक तो ये कि लेदर वाले से वो ये कहे कि आप हमें लेदर अभी सप्लाई कर दें और हम आपका जो पेमेंट है वो फ्यूचर में करेंगे। दूसरा क्या कह सकता है? सेकंड, he obtained loan in cash from the large trader as advance payment for 1000 pair। दूसरा क्या कहता है कि जिस भी लार्ज ट्रेडर ने उसको ऑर्डर दिया है तो 1000 पेयर का पहले से ही क्या ले ले, पेमेंट ले ले, और किस वायदे के साथ कि मंथ के एंड में उसे पूरी डिलीवरी दे देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। अब जो है सलीम ने मंथ के एंड में अपना ऑर्डर पूरा कर दिया, उसको बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और उसने जो है अपना लोन भी रिपे कर दिया, और इस तरह से हमने देखा कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। इस क्रेडिट ने उसकी हेल्प की कि जो उसका प्रोडक्शन था वो टाइम पर कंप्लीट हो गया और उसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ गई। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज ए वाइटल पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्रेडिट यानी लोन ने एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक रोल प्ले किया। नेक्स्ट कहता है स्वप्ना प्रॉब्लम। स्वप्ना एक छोटी सी जो है किसान है जिसके पास 3 एकड़ जमीन का टुकड़ा है और ग्राउंड नट उसके ऊपर यानी मूंगफली की वो खेती करती है। वो भी मनी लेंडर से लोन लेती है अपनी जो कल्टीवेशन की जितनी जरूरतें उनको पूरा करने के लिए, लेकिन फसल जब बढ़ रही होती है तो कीटनाशकों का हमला हो जाता है, यानी कि फसल बर्बाद हो जाती है, उसके ऊपर कीटनाशक आ जाते हैं। उसके बाद स्वप्ना जो है कुछ महंगे पेस्टिसाइड्स का यूज भी करती है उनको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें हमने देखा कि उसकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और मनी लेंडर को वो रिपे नहीं कर पाती है जो भी उसने लोन लिया था, और इस तरह वो डेब्ट ट्रैप में चली जाती है। नेक्स्ट ईयर अब जब नया दूसरा सेशन शुरू होता है फसल का, स्वप्ना टेक ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। तो उसे फिर से लोन चाहिए क्योंकि पहले वाली फसल तो उसकी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। तो अब इट्स नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, तो इस साल भी जो है कोई खास पैदावार नहीं होती है, थोड़ा सा जो नॉर्मल होता वही होती है। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन इतनी भी अर्निंग नहीं होती है स्वप्ना की को अपने पुराने लोन को रिपे कर दे। तो इससे अब वो क्या है कि डेप्ट में चली जाती है और एक अपनी जमीन का टुकड़ा बेच करके उस लोन को रिपे करती है। तो यहाँ वाली कंडीशन में हमने देखा कि जो क्रेडिट था उसने क्या नेगेटिव रोल प्ले किया है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था उसके अपोजिट। इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरिया में अक्सर जो क्रेडिट की लोन की डिमांड होती है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व जैसे क्या क्या होता है कि उनके अंदर कॉस्ट ऑफ सीड, जैसे बीज के खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों के लिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, जो भी उनके औजार हैं उनके रिपेयर के लिए। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these input and when they sell the crop। 3 से 4 महीने का समय कम से कम लगता है कि जब वो इन इनपुट्स को किसान कोई खरीदता है और उसके बाद में जब उसकी फसल तैयार होती है। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। फार्मर अक्सर जो है सीजन की यानी कि जब भी फसल की शुरुआत होती है उस समय पर लोन लेगा, और उसकी जो हार्वेस्ट यानी जब कटाई हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है, तो उसके बाद लोन की पेमेंट करेगा। रिपेमेंट ऑफ द लोन इज ग्रेजुअली डिपेंड ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। और जो लोन की रिपेमेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी कमाई कितनी हुई है। इन स्वप्ना केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। स्वप्ना के केस में देखा कि फसल बर्बाद होगी, लोन रिपे नहीं कर पाई। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू रिपे द लोन। उसने जमीन का टुकड़ा बेचकर लोन को वापस किया। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। क्रेडिट ने अब उसकी हालत खराब कर दी बजाय कि उसकी अर्निंग इम्प्रूव करने की। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। ऐसी सिचुएशन को हम कर्ज जाल कहते हैं, डेब्ट ट्रैप कहते हैं।
क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अब क्रेडिट ऐसी सिचुएशन में किसी बोरोवर को डाल देता है कि वहाँ से निकलना उसके लिए, रिकवरी करना बड़ा ही दर्दनाक पेनफुल होता है। In one situation, credit help to increase earning and therefore the person is better off than before। और दूसरी सिचुएशन में हमने देखा कि वो किसी बेटर कंडीशन में जा सकता है जिससे वो पहले था। In another situation, because of the credit failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than of before, whether credit would be useful or not। अब कहते हैं कि पहले वाली सिचुएशन से भी सपना की हालत और ख़राब हो जाती है। अब जो क्रेडिट होता है यूजुअली है या नहीं, यूज़फुल यानी कि इम्पोर्टेंट, उसके लिए लाभदायक है या नहीं, उपयोगी है या नहीं, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन। एक तो सिचुएशन जो है उसकी रिस्क जो उसका है कि किस तरह की स्थिति में उसने इसका यूज़ किया है, एंड वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। और अगर लॉस होता है तो उसकी क्या कोई सहयोग कर सकता है, क्या उसका कोई सपोर्ट कर सकता है। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिट यूज़फुल होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं बेटा, फिर करते हैं इस चैप्टर को सेकंड वीडियो में।